जय श्री कृष्ण बच्चों। तो आप सभी कैसे हैं? आज हम क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक हमारे होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड रेजिस्टेंस। तो आज के वीडियो में हम इन 3 टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड रेजिस्टेंस पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल दूं कि पोटेंशियल समझने से पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिए, जिसमें हमने चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे हम उससे आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस टॉपिक को समझने से पहले हम ये समझेंगे, हमने कभी ना कभी ये चीज़ देखा होगा कि वाटर फ्लो करता है जब एक जगह से दूसरी जगह। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि वाटर एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक फ्लो कर रहा है? यानी अगर मान लो कि वाटर एक जगह ए से और बी की तरफ फ्लो कर रहा है, तो ऐसा कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना कि वाटर ए से बी की ओर फ्लो कर रहा है, बी से ए की ओर क्यों नहीं कर रहा है? ऐसा क्या होता है कि वाटर ए से बी की ओर ही फ्लो कर रहा है? तो देखो, ऐसा इसलिए होता है कि प्रेशर में डिफरेंस होता है। अगर मान लो कि दो प्लेस ऐसे हैं, यहाँ का प्रेशर अगर हाई है और यहाँ का प्रेशर लो है, तो वाटर फ्लो करेगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। जब हम किसी दो टैंक को, अगर हमारे पास दो टैंक हो, अगर इन दोनों टैंक को हम एक ट्यूब से जोड़ दें और दोनों टैंक में लिक्विड हो, तो बताओ कौन से टैंक से लिक्विड फ्लो करेगा? किस टैंक में? T1 से T2 में करेगा या फिर T2 से T1 में करेगा? तो हम ये नहीं बता सकते कि वाटर का फ्लो, इस लिक्विड का फ्लो किधर होगा, T1 से T2 की तरफ होगा कि T2 से T1 की तरफ होगा। हाँ, तब बता सकते हैं हम कि जब हमें इन दोनों टैंक का प्रेशर पता हो। अगर सपोज करो कि टैंक 1 में प्रेशर जो है, ये प्रेशर क्या हो, हाई हो, और टैंक 2 का प्रेशर जो हो वो लो हो, तो वाटर फ्लो करेगा टैंक 1 से टैंक 2 में। यानी वाटर के फ्लो का डायरेक्शन ये होगा। तो वाटर फ्लो करता है ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर, यानी प्रेशर में जब डिफरेंस होगा तो वाटर फ्लो करेगा। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट वीडियो में ये देखा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्ज है, यानी इलेक्ट्रिक करंट का मतलब कि चार्ज फ्लो करे एक जगह से दूसरी जगह। तो आखिर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कब करेगा, ये सवाल है कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो क्यों करेगा। तो देखो, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगा जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करेंगे। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब होगा तभी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रिक प्रेशर भी बोल सकते हैं। जैसे कि वाटर में था कि प्रेशर, यहाँ का प्रेशर हाई था, यहाँ का प्रेशर लो था, सो वाटर फ्लो किया टैंक 1 से टैंक 2 में। इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इलेक्ट्रिक प्रेशर है। यानी इलेक्ट्रिक प्रेशर जब हम क्रिएट करेंगे, यानी दो पॉइंट के बीच अगर हम पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, तो चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज के फ्लो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं करेगा। अब आते हैं इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक एनर्जी associated to a point
इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना है वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। यानी कि अगर मान लो सपोज करो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं ए, तो इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, यानी इस पॉइंट से कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी एसोसिएटेड है वही इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अगर सपोज करें कि यहाँ पे इस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी 10 जूल है, अगर मान लो कि इस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी है 10 जूल है, यानी इस पॉइंट से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी है 10 जूल है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा हमारा 10 वोल्ट। तो फिर से एक बार डिफिनीशन पे ध्यान देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक एनर्जी एसोसिएटेड टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी पॉइंट से एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, हम उस एनर्जी को ही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। अब देखो दूसरे शब्दों में हम इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। द टोटल वर्क डन टू ब्रिंग a unit charge to a point in an electric field from infinite, यानी टोटल वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इन्फानाइट। अगर हम इन्फानाइट से कोई एक यूनिट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लेके आते हैं, तो जो हम टोटल वर्क डन करेंगे, दिस वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उस वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे उस पॉइंट का। समझो, मान लो हमारे पास एक क्यू चार्ज है। अब इस क्यू चार्ज को हमने इन्फिनाइट से किसी पॉइंट पे हमको लेके आना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे। तो सपोज करो कि हमने इस क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ए तक हम इसको लेके आए, तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। हमने उसको इन्फिनाइट से पॉइंट ए तक लाया है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहाँ से इन्फिनाइट से इस पॉइंट ए तक लाने में हमें कुछ वर्क डन करना पड़ा। लेट अगर मान लो कि वो वर्क डन क्या हो, W हो, तो हमने इतना वर्क डन किया किस चार्ज को लाने के लिए, क्यू चार्ज को लाने के लिए। तो पर यूनिट चार्ज को लाने में हमने कितना वर्क डन किया। सपोज करो कि ये क्यू चार्ज 10 कूलम हो। अगर 10 कूलम चार्ज को तुम इन्फिनाइट से किसी पॉइंट पे लेके आ रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे, तो यहाँ से 10 कूलम चार्ज को इस पॉइंट ए तक लाने में अगर सपोज करो तुमने 50 जूल वर्क किया, तो तुमने पर यूनिट चार्ज कितना वर्क किया। तो ध्यान से देखो, तुमने 50 जूल वर्क किया है कितने कूलम को लाने के लिए, 10 कूलम चार्ज को लाने के लिए तुमने 50 जूल वर्क डन किया है। तो 1 कूलम को लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो सिंपल है, 1 कूलम को लाने के लिए हमें 5 जूल वर्क करना पड़ेगा। सो इस पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे बोला कि द टोटल वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इन्फिनाइट। इन्फिनाइट से किसी चार्ज को, किसी यूनिट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे लाने में जो हम वर्क डन करते हैं, उसी वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे उस पॉइंट का। अब मान लो लेट ए चार्ज Q ब्रॉड फ्रॉम इन्फिनाइट। मान लो कि एक चार्ज है Q जो कहाँ से लाया जाता है, इन्फिनाइट से लाया जाता है, एंड वर्क डन BW। और उस पॉइंट चार्ज को हमको लाने में, यानी उस क्यू चार्ज को लाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ता है, W करना पड़ता है। तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू हो जाएगा
V इज इक्वल टू W/Q। यानी देखो V इज इक्वल टू क्या हुआ, W/Q, यानी तुमने कितना वर्क डन किया और कितने चार्ज को तुम लेके आए। तो V इज इक्वल टू हो गया W/Q, तुम्हारे द्वारा कितना वर्क डन किया गया उस चार्ज को लाने के लिए। तो तुमने कितना चार्ज लाया, Q चार्ज, और Q चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन किया, W किया। तो तुमने पर यूनिट चार्ज कितना वर्क डन किया, तो पर यूनिट चार्ज तुमने वर्क डन किया W/Q, वही हो जाएगा पोटेंशियल। अब इसका अगर यूनिट हम देखें तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट और डिनोटेड बाई V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट होता है। डिनोट किससे करते हैं, V से। तो इसको उधार लीजिए, वीडियो को रोक के। लिख लिया, मिटा रहे। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इसको समझते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मान लो कि देयर आर 2 पॉइंट्स A एंड B जो कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, दोनों जगह का पोटेंशियल अगर अलग अलग हो, तो इन दोनों पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। सपोज करो अगर मान लो कि पॉइंट A का पोटेंशियल 10 वोल्ट है और पॉइंट B का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, देन वी कैन से द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज 5 वोल्ट। इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 5 वोल्ट हो गया। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे कि एक्चुअली में ये बोला क्या। तो देखो, जब भी कोई चार्ज फ्लो करे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर कोई चार्ज फ्लो करता है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वो चार्ज जब फ्लो करता है तो अपने साथ कुछ एनर्जी लेके जाता है। समझो, ये ऐसे समझो कि मान लो कि एक चार्ज था किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट A पे, उसके पास टोटल एनर्जी थी 10 जूल। अब ये चार्ज जब A से B तक फ्लो कर गया, यानी चार्ज जब A से B तक फ्लो कर गया, तो वो क्या हुआ, उसकी एनर्जी कम हो गई। यहाँ पे जाके उसकी एनर्जी कितनी हो गई, 5 जूल हो गई। तुम मुझे ये बताओ कि इन दोनों पॉइंट के बीच यानी A से जब B तक चार्ज फ्लो किया तो उसकी एनर्जी, वो 5 जूल एनर्जी गई कहाँ। सोचो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो आखिर A से B तक कोई चार्ज अगर फ्लो किया और यहाँ पे A पे था तो उसके पास एनर्जी 10 जूल थी, और जब वो A से B तक चार्ज पहुँचा उसके पास एनर्जी कितनी हो गई, 5 जूल हो गई। तो A से B तक जाने में, इन A से B के बीच में जो एनर्जी उसकी लॉस हुई है, यानी वो उसकी एनर्जी जो कम हुई है, वो एनर्जी गई कहाँ, तो देखो वो एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट हो गया। यानी A से B तक जाने में चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ा, तो चार्ज को वर्क डन करना पड़ा 5 जूल, और ये जो वर्क डन होगा वही इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। यानी अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को अगर डिफाइन करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये हो गया कि किसी यूनिट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वही वर्क डन उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सो हम इसका डेफिनेशन बना सकते हैं, द वर्क डन बाय ए यूनिट चार्ज टू मूव from one point to another is called
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन these टू पॉइंट्स, यानी कि एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर कोई यूनिट चार्ज अगर फ्लो करता है और वो कितना वर्क डन करता है, वही वर्क डन उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये बात समझ में आ रही है ना, ये सिंपल सा है, ये समझने के लिए बहुत आसान है कि कैसे इसको समझेंगे। तो देखो समझने का तरीका यही है कि हम ऐसे समझेंगे कि एक चार्ज था यहाँ पे जिसके पास कितने एनर्जी थी 10 जूल। और जब वो चार्ज ए से बी तक फ्लो कर गया, तो जब चार्ज ए से बी तक फ्लो कर गया उसकी एनर्जी कम हो गई। फैक्ट ऐसा ही होता है कि जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है उसकी एनर्जी कम होती है। तो यानी चार्ज यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर रहा है, उसकी एनर्जी कम हो रही है, यानी चार्ज कुछ वर्क डन कर रहा है। तो यानी चार्ज जो वर्क डन कर रहा है वही वर्क डन इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल हो जाएगा। अगर सपोज करो कि ए का पोटेंशियल, इफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए इज वी ए, मान लो कि यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, वी ए, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए वी ए है, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी इज वी बी, और यहाँ का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम मान लेते हैं कितना है, वी बी है। तो दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। ये हो गया हमारा फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उनका जो डिफरेंस होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा दोनों पॉइंट के बीच। और चार्ज को फ्लो होने के लिए, चार्ज तभी फ्लो कर सकता है जब दो पॉइंट के बीच ये पोटेंशियल डिफरेंस हो। अगर मान लो कि दो पॉइंट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे हैं कि यहाँ का भी पोटेंशियल उतना ही है और यहाँ का भी पोटेंशियल उतना ही है, तो चार्ज कैन नॉट फ्लो, चार्ज फ्लो नहीं करेगा, ना तो ए से बी की ओर ना ही बी से ए की ओर। जैसे कि हम जानते हैं कि जब वाटर का लेवल अगर दोनों टैंक में इक्वल हो जाए, यानी दोनों टैंक में वाटर का प्रेशर अगर इक्वल हो जाए, तो वाटर फ्लो नहीं करेगा, ना तो टैंक 1 से टैंक 2 में करेगा और ना ही टैंक 2 से टैंक 1 में करेगा। ऐसे ही अगर इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल अगर सेम हो जाता है तो ना तो चार्ज ए से बी की ओर फ्लो करेगा और ना ही बी से ए की ओर फ्लो करेगा। अब सवाल ये आता है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे करेंगे, यानी जब हम चार्ज फ्लो करेंगे, जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट जब किसी कंडक्टर में फ्लो करेगा, तो अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, यानी ये तो पक्का है कि उसमें उस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस है, तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। आखिर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो हम बना रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट कैसे करते हैं, कैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बनाएंगे किसी कंडक्टर में दो पॉइंट के बीच। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम एस्टैब्लिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एस्टैब्लिश्ड बाय द सेल और बैटरी। सेल या बैटरी से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, यानी दो पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक डिफरेंस अगर हमको क्रिएट करना है तो हम किसी सेल का यूज कर सकते हैं या फिर किसी बैटरी का यूज कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी सेल या बैटरी से कोई कंडक्टर या फिर कोई बल्ब वगैरह जो भी जोड़े तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करता है, एस्टैब्लिश करता है। नोट कर लीजिए इसको। मिटा रहे हैं। टॉपिक पढ़ने का तभी फायदा है जब इस पे क्वेश्चन बन जाए। अगर क्वेश्चन नहीं बनता तो कोई फायदा नहीं। तो एक क्वेश्चन करेंगे हम एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल 12.2।
तो बुक होगा आपके पास। अगर बिना किताब के बैठे हैं तो आप ऐसे योद्धा हैं जो बिना हथियार के बैठे हैं। तो किताब लेके बैठिए, अगर किताब लेके नहीं बैठे हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो आप अपने बुक में देखिए एग्जाम्पल 12.2, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये बोला कि हाउ मच वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। यहाँ पे बोला कि 2 पॉइंट हैं, उन पॉइंट को कुछ कंसीडर कर लेते हैं हम, ए एंड बी, और बोला कि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो 12 वोल्ट है। यानी ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। तो किसी 2 कूलम चार्ज को ए से बी तक जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो कितना वर्क डन करेगा अगर 2 कूलम चार्ज को हम फ्लो करते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो अभी हमने पीछे वाले कंसेप्ट में पढ़ा, उस कंसेप्ट पे हम डायरेक्ट ऐसे जबानी भी बता सकते हैं इसका आंसर कितना आने वाला है। तो हमने पहले वाले कंसेप्ट में, इससे पीछे कंसेप्ट में ये पढ़ा ना कि अभी अगर एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक अगर कोई चार्ज फ्लो करेगा, कोई यूनिट चार्ज, 1 कूलम चार्ज, तो कितना वर्क डन करेगा, जो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट है। तो अगर कोई 1 कूलम चार्ज यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आता है तो कितना जूल वर्क डन करेगा, 12 जूल, क्योंकि दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला कि यहाँ से कितना चार्ज चला है, 2 कूलम, यानी पॉइंट ए से 2 कूलम चार्ज को पॉइंट बी तक पहुँचने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो आप अभी बता सकते हैं कि जब 1 कूलम चार्ज को 12 जूल करना पड़ा तो 2 कूलम चार्ज को कितना करना पड़ेगा, 24 जूल करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा हमारा 24 जूल। बट ऐसे नहीं बनाएंगे हम, अब थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक बनाते हैं फार्मूले से। तो देखो यहाँ पे V इज इक्वल टू दिया है कितना, 12 वोल्ट, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। Q इज इक्वल टू कितना दिया है, 2 कूलम, यानी 2 कूलम चार्ज को फ्लो करना है हमको इस पोटेंशियल डिफरेंस में, जो पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है। हमारे पास फार्मूला क्या था, V इज इक्वल टू W/Q। तो यहाँ पे हमको W निकालना है, यानी टोटल वर्क डन निकालना है, कितना वर्क डन होगा ए से बी तक जाने में। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू Q। तो V कितना है, तो V 12 है, Q कितना है, 2 है, तो ये हो गया 24, और वर्क डन का यूनिट होता है जूल। तो हमारा आंसर आ गया 24 जूल। समझ में आया? एक बार खुद से कीजिएगा, आप खुद से बनाइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि खुद से बनाया गया क्वेश्चन आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, पेज नंबर 202 का। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। कह रहा है कि अगर 6 वोल्ट की बैटरी से अगर चार्ज पास करता है तो ईच कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी जो होगी वो गिवन होगी सेल या बैटरी के द्वारा। यानी बैटरी 1 कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी देगा। अगर बैटरी का वोल्टेज 6 वोल्ट है तो यहाँ पे देखो, फिर से समझो इस क्वेश्चन को कि एक सेल है जो कितने वोल्ट का है, 6 वोल्ट का। अब ये 1 कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी देगा। अब ये एनर्जी कंसेप्ट कहाँ से आ गया, तो याद करो एनर्जी और वर्क डन दोनों सेम ही होते हैं। तो हम यहाँ पे वर्क डन को ही एनर्जी मानेंगे, यानी वही एनर्जी होगी। यानी अगर ये 1 कूलम चार्ज को जो एनर्जी देगा वही तो वर्क डन में कन्वर्ट होगा। यानी कि डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली वो वर्क डन ही पूछ रहा है। क्वेश्चन में वर्क डन ही पूछा जा रहा है कि कितना वर्क डन 1 कूलम चार्ज करेगा। अरे वही वर्क डन करेगा जो सेल उसको एनर्जी देगा। तो हम यहाँ पे वर्क डन निकाल लेंगे और जो वर्क डन आएगा वही एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि वर्क डन और एनर्जी दोनों इक्वल होते हैं। उतना ही वर्क डन होगा जितना एनर्जी पार्टिकल या फिर किसी सिस्टम को गिवन होगा। अगर हम किसी सिस्टम को जितना एनर्जी देंगे वो सिस्टम उतना ही वर्क डन करेगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा कि कितनी एनर्जी 1 कूलम चार्ज को गिवन होगी। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू कितना है, 6 वोल्ट। Q इज इक्वल टू कितना है, 1 कूलम। हमसे पूछा कि कितनी एनर्जी गिवन होगी,
इस बैटरी के द्वारा उस 1 कूलम चार्ज को, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू क्यू। डैट मीन्स W इज इक्वल टू 6 इंटू 1 6 जूल। ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी वो बैटरी 1 कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी देगा, 6 जूल एनर्जी देगा। और जब वही 6 जूल एनर्जी 1 कूलम को मिलेगा, वो पूरे सर्किट में दौड़ेगा और सारी की सारी एनर्जी वो वर्क डन में कन्वर्ट कर देगा। यानी उसके द्वारा टोटल वर्क डन कितना होगा, तो 6 जूल होगा और वही उसकी एनर्जी होगी। तो आशा करता हूँ आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आया होगा। किसी भी टॉपिक को एक बार ना देखें, किसी भी टॉपिक को 2-3 बार रिपीट करके देखें ताकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक पाथ है जिसमें कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइस कनेक्टेड होते हैं। यानी इट इज ए पाथ in which some electrical devices are connected, like resistance, bulb, एमीटर, वोल्टमीटर एक्सेट्रा। तो इट इज ए पाथ इन विच सम इलेक्ट्रिकल डिवाइस आर कनेक्टेड लाइक रेजिस्टेंस, बल्ब, एमीटर, वोल्टमीटर etc. थ्रू दिस पाथ electric current flow from a बैटरी और सेल, और इसी पाथ के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी बैटरी या सेल से। हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे अभी, तो डायग्राम से बेहतर समझ में आएगा। पहले समझो कि ये एक पाथ है जिसमें कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, जैसे रेजिस्टेंस, बल्ब, एमीटर, वोल्टमीटर, और इसी पाथ के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी बैटरी और सेल से। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक सेल है, ये एक डायग्राम है इलेक्ट्रिक सर्किट का। इसमें ये सेल है, ये एमीटर, ये वोल्टमीटर, ये हमारा रेजिस्टेंस, ये की या फिर स्विच भी बोल सकते हो। तो ये डायग्राम एक इलेक्ट्रिक सर्किट का है, और ये जो लाइन है इनको हम बोलेंगे कनेक्टिंग वायर। ये वायर है। अब हम देख सकते हैं कि हमने जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है, इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी हमने इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज किया है, इन डिवाइस का हमने कुछ सिंबल यूज किया है। यानी ये जो सिंबल है वो किसका है, एमीटर का। ये जो सिंबल है वो किसका है, वोल्टमीटर का। ये जो सिंबल है आर वो किसका है, रेजिस्टेंस का। ये जो सिंबल है वो किसका है, स्विच का। ये सिंबल सेल का है। तो हमें इलेक्ट्रिक सर्किट को समझने के लिए सिंबल को समझना बहुत ज़रूरी है। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी डिवाइस कनेक्टेड होंगे उन डिवाइस का हम सिंबल यूज करते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं इन इलेक्ट्रिक सर्किट
we used the symbol of इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के सिंबल को यूज करते हैं, ना कि उनका नाम लिखते हैं। जैसे हम नाम नहीं लिखेंगे, एमीटर जहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे वहाँ पे एमीटर नाम नहीं लिखेंगे, हम उसका एक ऐसा सिंबल यूज करेंगे। जहाँ पे हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे वहाँ पे हम वोल्ट मीटर नहीं लिखेंगे, हम वहाँ पे एक ऐसा सिंबल बनाएंगे। रजिस्टेंस जहाँ पे होगा वहाँ पे हम ऐसा सिंबल बनाएंगे। और जहाँ पे हम कोई स्विच या की लगाएंगे वहाँ पे सिंबल ऐसा रहेगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए, इलेक्ट्रिक सर्किट में हम इलेक्ट्रिक डिवाइस का सिंबल यूज करते हैं। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही रहेगा कि ये सिंबल को समझना। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट कहीं भी दिया हुआ है तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि उस इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है उन डिवाइस के सिंबल को समझना कि वो कौन से डिवाइस है। तो इसके लिए आपको सिंबल याद होने चाहिए। इसको उतार लीजिए, फिर सिंबल लिखेंगे हम लोग। लिख लिया, मिटा रहे। इधर लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक डिवाइस, इधर उसका सिंबल। सबसे पहले वायर को हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसका सिंबल एक लाइन होता है। दूसरा कनेक्टिंग वायर। अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी पॉइंट पे अगर दो वायर कनेक्ट कर रहे हैं तो उसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। यानी देखो, एक वायर इधर से और एक वायर इधर से, ये दोनों वायर इस पॉइंट पे एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। क्रॉसिंग वायर विदाउट कनेक्टिंग, यानी दो वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं लेकिन वो दोनों एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो सिंबल हम कुछ ऐसा देते हैं। यानी इस सिंबल का मतलब हो गया कि एक इधर से वायर है और एक इधर से वायर, और ये दोनों वायर एक दूसरे को यहाँ पे कनेक्ट तो कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी क्रॉसिंग वायर विदाउट कनेक्टिंग। सेल, तो सेल का सिंबल ये होता है। इसमें हम दो लाइन लेते हैं, एक लाइन बड़ी लेते हैं और एक लाइन छोटी लेते हैं। जो बड़ी वाली लाइन होती है वो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है, और जो ये छोटी वाली लाइन होती है वो सेल के निगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। बैटरी, तो हम जानते हैं कि बैटरी जो होता है वो क्या है, सेल का कॉम्बिनेशन है। ये बैटरी हो गया। आप देख सकते हैं कि ये जो बैटरी हमने यहाँ पे जिस बैटरी का सिंबल हमने बनाया, ये बैटरी कितने सेल का कॉम्बिनेशन है, 1 2 3, यानी 3 सेल का कॉम्बिनेशन है। और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और सबसे लास्ट वाला बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। वैसे ही जैसे सेल का जो बड़ा वाला लाइन है वो पॉजिटिव, जो छोटा वाला लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हो गया हमारा बैटरी। नोट कीजिए इसको। कुछ और भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिनका सिंबल हम देखेंगे। मिटा रहे हैं इसको। रेजिस्टेंस, ऐसा सिंबल रेजिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं। फिर से वेरिएबल रेजिस्टेंस, या फिर इसको हम रियो स्टेट भी बोलते हैं।
इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब समझो, रियोस्टेट ये एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी इस रेजिस्टेंस को हम अपने आवश्यकता अनुसार बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इसका यूज करते हैं हम, जैसे तुमने फ़ैन में देखा होगा कि जब हम फ़ैन को 1 नंबर पे चलाते हैं तो फ़ैन स्लो चलता है, फिर हम फ़ैन को 2 नंबर पे कर दें, फ़ैन और तेज़ चलता है, फ़ैन को 3 नंबर पे कर दें, फ़ैन और तेज़ चलता है। तो आखिर हम कर क्या रहे हैं, तो हमारे पास उस फ़ैन में यही डिवाइस यूज होता है, रियोस्टेट, जिससे कि हम फ़ैन के रेजिस्टेंस को घटा या बढ़ा सकते हैं। और रेजिस्टेंस को घटाते बढ़ाते हैं तो करंट भी घटता बढ़ता है, जिसकी वजह से फ़ैन कभी तेज़ चलता है और कभी धीरे चलता है। इस टॉपिक को और भी बढ़िया से हम समझेंगे जब हम रेजिस्टेंस समझेंगे। तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल था, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया। एमीटर, चलो एमीटर के लिए हम ऐसा सिंबल यूज करते हैं, और एमीटर के ये 2 इंड हो गए, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। जब भी हम एमीटर को जोड़ेंगे किसी सेल या बैटरी से तो ये ध्यान रखेंगे कि एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए और एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल सेल या बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का भी सिंबल एमीटर की ही तरह होता है, बस बीच में भी होता है। इसमें भी 2 टर्मिनल होंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव। जब भी वोल्टमीटर को हम जोड़ेंगे तो उसका पॉजिटिव टर्मिनल सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा और निगेटिव टर्मिनल सेल के निगेटिव टर्मिनल से। इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सिंबल इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए है। एक सिंबल और यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए। देखो दोनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ पे बल्ब जो है वो नहीं जल रहा है, बल्ब यानी कि यहाँ पे बल्ब जो है वो बुझा हुआ है, बल्ब नहीं जल रहा है। यहाँ पे जो बल्ब है वो क्या है, जल रहा है, यानी बल्ब यहाँ पे ऑन है, यहाँ पे क्या है, ऑफ है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर आपको ऐसा सिंबल दिखे तो इसका मतलब कि वो बल्ब अभी जल नहीं रहा। अगर ऐसा सिंबल दिखता है तो यानी कि बल्ब जल रहा है, सर्किट जो है वो क्लोज है और सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। ये हो गया। एक और लास्ट, उसके बाद से हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे और वो है हमारा इलेक्ट्रिक स्विच। चलो, ये सिंबल इलेक्ट्रिक स्विच का है। एक और सिंबल है इलेक्ट्रिक स्विच का, देखो ये है ऑफ, यानी जब इलेक्ट्रिक स्विच ऑफ हो तो ये सिंबल होगा, और जब इलेक्ट्रिक स्विच ऑन हो तो ये सिंबल होगा। ये दोनों सिंबल इलेक्ट्रिक स्विच के लिए यूज किए जाते हैं। और यहाँ पे जो ये सिंबल जहाँ पे यूज करेंगे वहाँ पे समझो कि इलेक्ट्रिक स्विच जो है वो क्या है, ऑफ है, यानी इलेक्ट्रिक स्विच ओपन है। और जब इलेक्ट्रिक स्विच क्लोज कर दे यानी ऑन कर दे तो ये सिंबल यूज होगा। यानी अगर ऐसा सिंबल है तो मतलब कि इलेक्ट्रिक स्विच ऑन है, करंट फ्लो कर रहा है। लिख लिए, मिटा रहे। चलिए एक क्वेश्चन करेंगे बस इलेक्ट्रिक सर्किट को समझने के लिए। हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करेंगे और उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना रखा है। फिर से रिवाइज करते हैं अपने इस टॉपिक को, समझते हैं। बस इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन क्या है। तो चलिए ये क्या है,
तो ये है वोल्ट मीटर। ये क्या है? तो ये रेजिस्टेंस है। ये क्या है? स्विच है। ये रियोस्टेट। ये सेल नहीं है, ये एक बैटरी है। ये एमीटर। अब मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये सर्किट क्लोज है कि ये सर्किट ओपन है? तो देखो, अगर सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो सर्किट क्लोज है। अगर सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा तो सर्किट क्या है? ओपन है। यहाँ पे स्विच देखो, जो स्विच है ये स्विच ऑन है, यानी कि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। तो ये जो सर्किट है हम इसको एक क्लोज सर्किट बोल सकते हैं। क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ऐसा सर्किट जो है वो क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा। अगर हम यहाँ से स्विच को ऑफ कर दें, तो ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा। अगर स्विच ऑन है तो क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा। अगर स्विच ऑफ है तो ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे, उल्टा हम सोच लेते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि अगर स्विच ऑन है तो देखो, अगर स्विच ऑन है तो कभी कभी बच्चे बोल देते हैं स्विच ऑन है तो वो ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, और स्विच ऑफ है तो उसको क्लोज बोलेंगे क्योंकि करंट तो फ्लो कर नहीं रहा है, तो बंद है, तो यानी कि वो क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट है। ऐसा नहीं है। क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब यह है कि सर्किट पूरी तरह से क्लोज है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक करंट बंद है, नहीं। क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब कि स्विच ऑन है। लिख लीजिए, इसको लिख लिया, चलिए मिटा रहे। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, और इस टॉपिक पे ध्यान इसलिए दीजिएगा क्योंकि ये टॉपिक एक तरह से समझो तो इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये वाइटल पोर्शन है। यानी अगर ये बेहतर समझ जाएंगे तो आप इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पोर्शन से पूछे जाते हैं, रेजिस्टेंस से। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड में, या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इससे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो रेजिस्टेंस टॉपिक को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसको अच्छी तरीके से समझना है हमको। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। तो रेजिस्टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो रेजिस्टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। यानी कि इसका मतलब देखो, अगर तुम पढ़ो तो एक चीज़ इससे एक शब्द निकल के आता है, वो चीज़ है विरोध, यानी अपोज, रजिस्ट। तो रजिस्ट शब्द से ही रेजिस्टेंस बना है, यानी कि ये एक तरह का कोई ना कोई अपोज है, कोई रजिस्ट है। इस टॉपिक को हम समझेंगे कि ये क्या रजिस्ट है, ये किस चीज़ को रजिस्ट करता है। तो रेजिस्टेंस को सबसे पहले ऐसे समझो कि जब हम किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करेंगे, जब हम किसी कंडक्टर के थ्रू करंट को फ्लो करेंगे तो एक्चुअली में कंडक्टर के अंदर होता क्या है? तो देखो, कंडक्टर के अंदर होता क्या है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन क्या होता है? तो अभी हमने पढ़ा कि वो होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। लेकिन करंट का डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे तुम। हम करंट को इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में मानते हैं। उसका रीज़न है जो तुम्हें हायर क्लास में समझ में आएगा। तो अभी बेसिकली ऐसे समझो कि जब कोई करंट किसी कंडक्टर में फ्लो करता है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। अब कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर जो एटम्स होते हैं, जो एटम फिक्स्ड हैं,
एक जगह पे वो मूव नहीं कर रहे हैं, उनसे वो कोलाइड करते हैं। जैसे मान लो कि अगर ये कंडक्टर है और ये सारे के सारे उसके एटम हैं, अब कोई इलेक्ट्रॉन अगर मूव करे इस डायरेक्शन में, तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इन एटम से वो कोलाइड करेगा, जिसकी वजह से ये कंडक्टर जो है इलेक्ट्रॉन के मोशन को रजिस्ट करेगा, और ये प्रॉपर्टी ही रेजिस्टेंस कहलाती है किसी मटेरियल की। अब किसी किसी मटेरियल में ये रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, यानी वो ज़्यादा रजिस्ट करता है, और किसी किसी मटेरियल में ये रेजिस्टेंस कम होता है, यानी वो मटेरियल कम रजिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को। जो मटेरियल बहुत कम रजिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, उन्हीं को हम बोलते हैं कि वो क्या है, कंडक्टर है, और जो बहुत ज़्यादा करता है उनको बोलते हैं कि वो इंसुलेटर है। तो रेजिस्टेंस का मतलब यही होता है। अब थोड़ा सा हम इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है। तो चलो अब आते हैं फिर से हम अपने पीछे वाले टॉपिक पे ही, और उन टॉपिक के हेल्प से हम इसको समझेंगे। तो हमने अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है, यानी जब दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। अब देखो, एक साइंटिस्ट है जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने ये देखा कि जब हम किसी दो पॉइंट के बीच, यानी अगर दो पॉइंट है हमारे पास ए एंड बी, या फिर एक कंडक्टर ही मान लो कि एक कंडक्टर है ए एंड बी, तो साइंटिस्ट ओम ने ये देखा कि जब मैं इन दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करता हूं तो करंट भी इंक्रीज हो जाता है। यानी सपोज करो कि कुछ देर के लिए कि इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है, और उस 20 वोल्ट इस पार्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर। अब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जब इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया गया, यानी इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सपोज मान लो कि उन्होंने 20 से बढ़ा के 40 वोल्ट कर दिया, तो उन्होंने देखा कि करंट भी इंक्रीज कर गया। पहले करंट 5 एम्पियर था, अब पोटेंशियल को दो गुना कर दिया तो करंट भी दो गुना हो गया। कितना हो गया? 10 एम्पियर हो गया। ऐसे करके उन्होंने इसको बहुत बार किया, और उन्होंने जब जब इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल बढ़ाया, उन्होंने देखा कि तब तब करंट भी क्या कर जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। तो वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि अगर दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं तो करंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो साइंस में हम ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं बताइए? तो साइंस में हम ऐसी चीज़ों को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी। अगर साइंस में एक क्वांटिटी को अगर हम इंक्रीज करें और उसके साथ दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो, इंक्रीज हो, तो हम बोलते हैं कि वो दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यानी अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं तो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब इस प्रोपोर्शन को अगर हम हटाते हैं तो किसी कांस्टेंट को यहाँ पे हम लाएंगे, तो V इज इक्वल टू R इंटू आई। ये R क्या है, तो एक कांस्टेंट है, वेयर R इज ए कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसी कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला बनता है R इज इक्वल टू V बाई आई। फिर से समझो इस टॉपिक को कि साइंटिस्ट ओम ने ये देखा कि जब हम दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो दोनों पॉइंट के बीच करंट भी क्या हो रहा है, उसके साथ साथ बढ़ रहा है। जब हम पोटेंशियल घटा रहे हैं तो करंट भी उसके साथ साथ घट रहा है। तो यानी कि पोटेंशियल बढ़ाने के साथ साथ करंट बढ़ रहा है, पोटेंशियल घटाने के साथ साथ करंट घट रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये ओम ने एक्सपेरिमेंट से देखा, तो उन्होंने कहा कि अगर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दोनों का रेशियो तो कांस्टेंट होगा। तो दोनों का रेशियो V अपॉन I का रेशियो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। उन्होंने उसी कांस्टेंट क्वांटिटी को क्या बोला, रेजिस्टेंस बोला। लेकिन हम रेजिस्टेंस को डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस इज ए property of a material
which resist the flow of current through it। रेजिस्टेंस क्या है? तो रेजिस्टेंस किसी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है जो रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, यानी उस मटेरियल से जब हम करंट फ्लो करते हैं तो वो उस चीज़ को क्या करता है? रेजिस्ट करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि R इज इक्वल टू वी बाई आई है। अगर हम R की वैल्यू बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के, यानी कि R की वैल्यू बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। यानी जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उससे कम करंट फ्लो करेगा, और जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस कम होगा उससे ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो हम बोलेंगे कि उससे कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा, यानी कि वो क्या हो गया? इंसुलेटर हो गया। अगर जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस बहुत कम होगा उससे हम ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो कर सकते हैं, यानी कि वैसे मटेरियल को हम कंडक्टर बोलते हैं। तो ये फार्मूला याद रखना है। इस फार्मूले से 3 फार्मूले बनते हैं। इन तीनों फार्मूले का यूज हम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। V इज इक्वल टू, एक फार्मूला हो जाएगा I इंटू आर, एक हो जाएगा R इज इक्वल टू V बाई आई, और एक हो जाएगा I इज इक्वल टू V बाई आर। जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम उसका यूज करेंगे। याद करने का एक तरीका है, एक ट्रिक है मेरे पास, देख लो। लेकिन ट्रिक हमेशा काम नहीं आता, कंसेप्ट को समझना ही सबसे बेहतर होता है। देखो यहाँ पे हम ऐसे इसको बना सकते हैं, जैसे देखो V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे लिख दिया V आई आर। अगर तुमको V इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू क्या होगा, तो अगर पता करना है ना तो V को हाथ से ढक लो। तो V को हाथ से ढक लोगे, क्या मिलेगा तुमको? आई आर मिलेगा। R की वैल्यू R इज इक्वल टू क्या होगा, तो R को ढक लो तो क्या मिलेगा? V बाई आई मिलेगा। अगर I इज इक्वल टू पता करना है क्या होगा, तो I को ढक लो, क्या होगा? V बाई आर होगा। तो ऐसे याद कर रख सकते हो तुम। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, सो याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कीजिए इसको। कर लिए? मिटा रहे। चलिए, क्या रेजिस्टेंस किसी फैक्टर पे डिपेंड करता है? क्या किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस, अभी हमने बोला कि रेजिस्टेंस जो होता है R इज इक्वल टू V बाई आई, ये कांस्टेंट होता है। R जो होता है वो कांस्टेंट होता है। हाँ कांस्टेंट होता है, बट हमेशा कांस्टेंट नहीं होता। इसके साथ कुछ कंडीशन है कि ये कब कांस्टेंट होगा, यानी R इज इक्वल टू V बाई आई। हाँ R किसी मटेरियल के लिए, किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, लेकिन कुछ कंडीशन है जो ओम ने बताए। और वो कंडीशन क्या है कि कंडक्टर का लेंथ, एरिया, टेम्परेचर। यानी देखो अगर हम ऐसे बोले तो R डिपेंड करता है कुछ फिजिकल फैक्टर पे, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही होगा, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर। किसी रजिस्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। तो देखो पहला लेंथ ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर का लेंथ। अगर रजिस्टर का लेंथ बदल देते हो तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका लेंथ 2 मीटर है, और हमने क्या किया कि उस 2 मीटर को रिप्लेस कर दिया किसी ऐसे कंडक्टर से जो सेम मटेरियल का था बट लेंथ उसका 5 मीटर था, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यानी अगर हम रेजिस्टेंस को देखें तो लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ रजिस्टर इफ वी इंक्रीजेज
we if we increase the length of register, its resistance also increases। अगर हम किसी रजिस्टर का लेंथ इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा फैक्टर, एरिया ऑफ रजिस्टर। एरिया का मतलब यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करेंगे हम, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रजिस्टर, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं थिकनेस ऑफ रजिस्टर। अगर हम रजिस्टर के थिकनेस को बढ़ाते हैं, जैसे देखो, जैसे मान लो सपोज करो कि ये मार्कर एक कंडक्टर है, तो इस मार्कर का कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, यानी इसकी मोटाई होगी, उसी को हम थिकनेस बोलते हैं। तो ये मार्कर अगर मान लो कि सपोज कि अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज कर दें, यानी इसको पतला कर दे इसका थिकनेस, या फिर इसको मोटा कर दे, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब जो थिकनेस पे रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है वो इन्वर्सली डिपेंड करता है, यानी अगर हम थिकनेस बढ़ाते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। इफ़ वी इंक्रीज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए रजिस्टर, रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब इन दोनों स्टेटमेंट से हमको क्या मिलता है, तो देखो इन दोनों स्टेटमेंट से हमको ये बात पता चलता है कि अगर लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या करता है, बढ़ता है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया हम घटाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया से रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट को अगर देखें तो इन दोनों स्टेटमेंट से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ रजिस्टर। लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अच्छा, इसको कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो सेकेंड, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घटता है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को घटाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। ये सेकेंड। अब अगर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम देखें तो R प्रोपोर्शनल L बाई ए, यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के और R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है A के, और इन दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं ऐसे। अब R इस प्रोपोर्शन को हटाओ तो एक कांस्टेंट से गुणा करेंगे, रो इंटू L बाई ए, जहाँ रो क्या है, एक कांस्टेंट है, वेयर रो, इसको रो पढ़ते हैं RHO, वेयर रो इज ए कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टिविटी। चलिए, तो रो क्या है, तो रो एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, रो को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिख देता है तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है। तो रेजिस्टिविटी, किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं, या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर कुछ पॉइंट्स हम रेजिस्टिविटी पे भी देखेंगे। लिख लिया, मिटा रहे।
अभी हमने जो फार्मूला बनाया R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जिसमें रो किसी कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था, यानी कि रेजिस्टिविटी। ये रो जो होगा ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी रो इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। रो जो है वो किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी है, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। एक मिनट मैं थोड़ा इस पे इंक डाल लूँ। तो देखो, रो जो है वो किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर हम टेम्परेचर किसी मटेरियल का या फिर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर अगर बदलते हैं तो रो बदलेगा, और अगर रो बदलेगा तो रेजिस्टेंस भी बदलेगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर को भी बदलने से रेजिस्टेंस बदलता है। लेकिन देखो यहाँ पे टेम्परेचर बदलने से डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। क्योंकि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रो जो है वो क्या होगा, चेंज होगा। और जब रो चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज होगा। बट एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये जो रो होता है, रो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एल एंड ए। रो जो है वो किसी कंडक्टर के लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। अगर हम किसी कंडक्टर का लेंथ बढ़ा दें, अगर किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दें, तो उसका जो रेजिस्टिविटी होगा वो नहीं बदलेगा, यानी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगा। रेजिस्टिविटी तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक कि कंडक्टर का क्या ना बदला जाए, टेम्परेचर ना बदला जाए। लेकिन रेजिस्टेंस कुछ भी बदल लो बदल जाएगा। अगर लेंथ बदल दो तो भी रेजिस्टेंस बदल जाएगा, एरिया बदल दो तो भी रेजिस्टेंस बदल जाएगा, अगर टेम्परेचर बदल दो तो भी रेजिस्टेंस बदल जाएगा। बट रेजिस्टिविटी लेंथ बदलोगे नहीं बदलेगा, एरिया बदलोगे नहीं बदलेगा, टेम्परेचर बदलोगे रेजिस्टिविटी बदल जाएगी और उसके साथ साथ रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा। चलो इस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। दो चार एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी के इन टॉपिक्स पे। चलिए एग्जाम्पल 12.3। चलो तो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। दिया है कि हाउ मच करेंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम ए 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm। कह रहा है कि हाउ मच करेंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है बल्ब के फिलामेंट का, कितना है, 1200 ओम है। फिर ये पूछा कि कितना करंट ड्रॉ होगा बल्ब में अगर बल्ब को हम एक ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस पे कनेक्ट करते हैं जिसका वोल्टेज है 220 वोल्ट। तो देखो आर की वैल्यू गिवन है कितना, 1200 ओम, और वी की वैल्यू गिवन है 220 वोल्ट। हमसे पूछा कि आई की वैल्यू बताइए,
तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, एक बार यहाँ पे सारे फार्मूले लिख लेते हैं। V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई इज इक्वल टू V बाई आर, और R इज इक्वल टू V बाई आई। तो हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा I की वैल्यू, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, तो V बाई आर होता है। V कितना है 220 और R कितना है 1200, कैंसिल, यानी 11/60 एम्पियर। अब इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दो तो तुम्हें मिलेगा 0.18 एम्पियर, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो समझ में आया। देखो क्वेश्चन ये पूछा कि एक बल्ब है जिसका फिलामेंट का रेजिस्टेंस जो है वो कितना है 1200 ओम है, और उसको हम एक ऐसे वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं जो कितना है 220 वोल्ट। तो बताओ बल्ब में कितना करंट फ्लो करेगा, तो बल्ब में कितना करंट फ्लो करेगा, तो I इज इक्वल टू होता है V अपॉन आर। तो V गिवन है 220 और R गिवन है 1200। इससे हमको I की वैल्यू मिलेगी जो कि होगा 0.18 एम्पियर। ये एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट था, एग्जाम्पल का सेकेंड पार्ट भी है इसमें। तो एग्जाम्पल का ये सेकेंड पार्ट ये बोलता है कि हाउ मच करेंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल इज 100 ओम। अगर मान लो कि एक हीटर है जिसके कॉइल का रेजिस्टेंस 100 ओम है, यानी इस केस में रेजिस्टेंस कितना गिवन है 100 ओम, इसको भी हम उसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं 220 वोल्ट से, तो कितना करंट ड्रॉ करेगा, यानी कितना करंट फ्लो करेगा। सेम फार्मूला हम यूज करेंगे, क्वेश्चन भी सेम है। I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर, 220 अपॉन 100 कितना हो जाएगा 2.2 एम्पियर, यानी हीटर से कितना करंट फ्लो करेगा, तो 2.2 एम्पियर। चलिए समझ में आया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप खुद से बनाइएगा, तो खुद से भी इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल 12.4, एग्जांपल 12.4। तो सबसे पहले एग्जांपल पढ़ते हैं। दिया है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉ ए करेंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। तो व्हाट करेंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। बोला कि एक हीटर है जिसको हम 60 वोल्ट के पोटेंशियल वोल्टेज के अक्रॉस जोड़ते हैं, तो वो कितना करंट उसमें फ्लो करता है 4 एम्पियर का। तो क्या होगा अगर हम उसको 120 वोल्ट के वोल्टेज के अक्रॉस हम उसको कनेक्ट करें। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो दिया कि वोल्टेज कितना है, तो 60 वोल्ट है, करंट कितना फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। हमसे क्वेश्चन ये पूछा कि क्या होगा जब हम उसको 120 वोल्ट के वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्ट करें, तो उस समय करंट कितना फ्लो करेगा, व्हाट इज द करंट इन हीटर। यहां पे तो दिया कि जब 60 वोल्ट से कनेक्ट कर रहे हैं तो कितना कर रहा है 4 एम्पियर कर रहा है। जब हम वोल्टेज को बढ़ा दे रहे हैं 60 से कितना कर दे रहे हैं 120, तो करंट कितना फ्लो करेगा। देखो याद करो, मैंने बोला था ना कि अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा। तो अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ जाएगा। वोल्टेज 60 से कितना कर दिया हमने 120 कर दिया, तो कितना टाइम कर दिया हमने 2 टाइम्स, यानी वोल्टेज को 60 से 120 कर दिया, करंट भी 2 टाइम्स हो जाएगा। यानी करंट पहले 4 एम्पियर था, अब कितना हो जाएगा 8 एम्पियर हो जाएगा। बट ये तो हुआ ट्रिक। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो देखो सिस्टमैटिक इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो वोल्टेज गिवन है 60 वोल्ट, करंट कितना है 4 एम्पियर। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं R इज इक्वल टू क्या होता है, तो V बाई आई, यानी ये R जो निकलेगा वो हीटर का रेजिस्टेंस निकलेगा, हीटर के कॉइल का। तो ये हो गया R इज इक्वल टू V का वैल्यू 60, I का वैल्यू 4, तो कितना आ गया, यानी कि 15 ओम। ये रेजिस्टेंस निकल गया, रेजिस्टेंस कितना आ गया 15 ओम। अच्छा हम यहाँ पे चेंज क्या कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे चेंज वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं, यानी हम ना तो लेंथ चेंज कर रहे हैं ना ही हम क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर रहे हैं हीटर के कॉइल का, यानी हम चेंज कर रहे हैं वोल्टेज का। तो रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा दोनों केस में। तो यहाँ पे अब रेजिस्टेंस कितना हो गया 15 ओम। अब नाउ R इज इक्वल टू 15 ओम। अब वोल्टेज कितना है, अब
120 वोल्ट। तो अब नाउ करंट, जो न्यू करंट होगा वो कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू वी बाई आर। तो V कितना हो गया 120 और R कितना है 15, कितना आ गया 8 एम्पियर। यानी अगर हम वोल्टेज को 60 से 120 वोल्ट कर देते हैं तो पहले जो हीटर में 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था अब कितना करेगा उसमें, तो 8 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। नोट कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल 12.5। चलो देखो 12.5 में बोला ये कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। बोला कि एक मटेरियल है जिसके वायर का लेंथ है 1 मीटर और उसका रेजिस्टेंस है 26 ओम। यानी लेंथ इज इक्वल टू कितना गिवन है, जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेते हैं। लेंथ गिवन है 1 मीटर, रेजिस्टेंस कितना गिवन है, तो 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। यानी टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस पे उसका रेजिस्टेंस है 26 ओम, जिसका लेंथ कितना है 1 मीटर। डायमीटर दिया हुआ है उसका, डायमीटर कितना, तो 0.3 mm। डायमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.3 mm। mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर। रेडियस क्या होता है, तो डायमीटर का आधा होता है, ये हो जाएगा 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर। यानी डायमीटर से हमने रेडियस निकाल लिया जो कि हमें मिला 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर। क्वेश्चन में ये पूछा कि व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एट दैट टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो देखो फार्मूला क्या था, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो रेजिस्टिविटी के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। ए इधर जाएगा मल्टीप्लाई कर जाएगा, एल इधर जाएगा डिवाइड कर जाएगा। तो रेजिस्टिविटी का फार्मूला हो जाएगा रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन लेंथ। तो रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू हो गया, रेजिस्टेंस कितना गिवन है 26 इंटू एरिया। एरिया नहीं गिवन है, यहाँ पे डायमीटर गिवन था जिससे हमने रेडियस निकाला। अब रेडियस हमें पता है तो एरिया निकाल सकते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया πr² होता है, तो पाई का वैल्यू रख दो 3.14 इंटू r², यानी 0.15 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन लेंथ कितना है, तो 1 मीटर है, डिवाइड 1। तो रो इज इक्वल टू हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 26 इंटू 3.14 इंटू इसका हम अगर करते हैं स्क्वायर करते हैं तो 0.15 का हो जाएगा 0.0225 स्क्वायर करने पे, और 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻6। या फिर रो इज इक्वल टू पॉइंट का, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद से कितने डिजिट है, तो 2 डिजिट है। यहाँ पे पॉइंट के बाद से कितने डिजिट है, तो 4 डिजिट है। तो यहाँ से 2 डिजिट हटाओ, यहाँ से 4 डिजिट हटाओ, तो टोटल कितने हो गए 6, पावर 6 घटा दो तो ये हो जाएगा 26 इंटू 314 इंटू 225 इंटू 10⁻6 और घट गया तो 10 हो गया -12। और रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वो तुम्हारा हो जाएगा रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल। तो बच्चों ये था आज का हमारा वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। एक और एग्जांपल है वो आप खुद से सॉल्व करेंगे, जो है 12.6। आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा कि आपसे होता है कि नहीं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पार्ट 3 में। और पार्ट 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड पावर, इलेक्ट्रिक पावर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए
आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।